मैं नाइट ड्यूटी करके जब सुबह घर वापस आता तो मेरी बीवी थकी हारी ऐसे सो रही होती जैसे रात भर उसने बहुत मेहनत की हो। एक रात में आधे रास्ते से पलट कर वापस घर आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी तो इस इंसान को अंधा कर देता है और यह बात मुझ पर बिल्कुल फिट बैठती थी क्योंकि मैं भी दुआ की मोहब्बत में बिल्कुल अंधा हो चुका था। रात में नौकरी करने के बाद जब मैं सुबह थका हारा घर आता तो दुआ का चेहरा जैसे मुझे नई जिंदगी बख्श देता क्योंकि मैंने और दुआ ने लव मैरिज शादी की थी और मुझे दुआ से इस कदर मोहब्बत थी कि मैं उसकी खातिर अपनी जान भी दे सकता था। हमारी शादी को 3 महीना हो चुके थे, लेकिन एक बात जो मुसलसल परेशान कर रही थी वह यही थी कि मैं जब भी सुबह घर आता तो दुआ ऐसे सो रही होती जैसे उसने रात भर काम किया हो। उसके हर अंदाज से थकान नजर आ रही होती। सुबह मेरे वापस आने पर वह बहुत मुश्किल से मेरे लिए उठकर नाश्ता बनाती और मैं नाश्ता कर ही रहा होता कि वह दोबारा गिर पड़ कर सो जाती और फिर वह मेरे साथ भी सारा दिन सोई रहती। घर में मेरे और दुआ के अलावा कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था कि दुआ को किसकी वजह से काम करना पड़ रहा है। वह मेरे सामने ही शाम में घर का सारा काम कर लेती है और उसके बाद मेरे काम पर जाने से पहले बिल्कुल फ्री हो चुकी होती है। मैंने कई दफ़ा दुआ से बातों में यह जानने की कोशिश की थी कि रात को वह ऐसा क्यों करती है कि जिसकी वजह से उसे इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, लेकिन दुआ हमेशा यही कहती कि वह मेरे जाते ही सो जाती है। उसे हमेशा से ही नींद बहुत ज़्यादा आती है और मैं दुआ की बात सुनकर मुतमईन हो जाता। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड था और मुझे कंपनी में सारी रात ड्यूटी देनी पड़ती थी। सुबह को मैं खुद इतना थका हारा आता कि नाश्ता करने के बाद सारा दिन सोया पड़ा रहता। शादी के 3 महीने मैंने दुआ के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से गुजारे थे। दुआ एक बहुत अच्छी जीवन साथी साबित हुई थी। वह हर तरह से मेरा ख्याल रखती और उसे खाने पीने का तो मेरा बहुत ज़्यादा ही ख्याल रहता। मुझे दुआ से किसी भी किस्म की शिकायत नहीं होती। बुआ के घर वाले गाँव में रहते थे और मेरे भी घर वाले एक गाँव में ही रहते थे। मैं नौकरी के सिलसिले से शहर आया था और दुआ पढ़ाई के चलते मैं दुआ को बहुत ज़्यादा दिनों से तो नहीं जानता था, लेकिन जितना भी वक्त मैंने उसे जाना वह मेरे हिसाब से एक बेहतरीन लड़की थी। मैंने दुआ में कोई बुराई नहीं देखी थी और मुझे अपनी मोहब्बत पर बड़ा मान था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक रोज़ ऐसी हकीकत मेरे सामने आएगी कि सब कुछ बिखर कर रह जाएगा। जब मेरी आँख खुली और मैंने सच्चाई को देखा तो मेरा दिल टूट कर रह गया। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। दुआ मेरे कदमों में बैठी रो रही थी और उसने एक बात सच मेरे सामने बयान कर दी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काश कि वह पहले ही मुझ पर अपनी सच्चाई बयां कर देती तो आज मैं इतनी तकलीफदेह ज़िंदगी नहीं गुजार रहा होता। मैं दुआ की किस मासूमियत पर फिदा होकर उससे शादी कर बैठा था। वह शायद मेरी नज़र का धोखा था। मेरी और दुआ की मुलाकात शायद कुछ इस तरह हुई थी कि मैं कई सालों से एक कंपनी में नौकरी कर रहा था और मेरी ड्यूटी रात को होती क्योंकि मैं एक गार्ड था। सुबह जब मैं कंपनी से वापस आ रहा होता तो हर रोज़ मेरी नज़र एक रास्ते में खड़ी यूनिफॉर्म पहने लड़की पर पड़ती जो स्कूल जाने के लिए बस के इंतज़ार में बस स्टॉप पर खड़ी होती। कई महीनों तक रोज़ उसे देखने के बाद जैसे मुझे उससे इश्क हो गया था। वह रोज़ाना सर झुकाए बस के इंतज़ार में खड़ी रहती थी और अब तो जब तक वह बस में सवार न हो जाती मैं भी वहीं खड़ा रहता। शायद दुआ को भी मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था। कुछ दिन से शहर के हालात अच्छे नहीं चल रहे थे और ऐसा ही एक दिन स्टॉप खाली पड़ा था। जब मैंने दुआ को अकेले स्टॉप पर खड़े देखा तो मैं हिम्मत करके उसकी ओर बढ़ गया। मैंने बहुत आहिस्ता से उससे बोला तो उसने बहुत डरते नज़र उठाकर मेरी ओर देखा। वह बहुत डरी थी। मैंने उससे कहा कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस आपसे एक बात कहना है। यह सुनकर वह परेशान नज़रों से मुझे देखने लगी और मैंने पहली फुर्सत में ही उसे यह कह दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर दुआ उछल पड़ी और आंखें फाड़ कर मुझे देखने लगी। मैंने उसे बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं सच कह रहा हूँ और वाकई मेरे दिल में उसके लिए सच्ची मोहब्बत है। दुआ की नज़रों में मेरे लिए बिल्कुल बेचैनी थी। उस दिन बहुत देर खड़े रहने के बावजूद भी बस नहीं आई थी और मैं हिम्मत करके दुआ से बात करता चला गया। हैरत की बात यह थी कि उस दिन दुआ के अलावा कोई और भी लड़की कॉलेज जाने के लिए स्टॉप पर नहीं आई थी, इसीलिए मुझे दुआ से बात करने का ज़्यादा मौका मिल गया था। लेकिन मैंने एक दफ़ा भी यह नहीं सोचा कि दुआ क्यों अकेले इतनी ख़राब हालात में कॉलेज के लिए निकल आई है। मेरी तो जैसे लॉटरी निकल आई थी। काफ़ी देर तक मैंने दुआ को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और आखिर मुझे महसूस होने लगा कि जैसे उसे मेरी बातों पर यकीन आने लगा। 1 घंटा गुजरने के बाद भी
जब बस स्टॉप पर ना आई तो मैंने दुआ से कहा कि हम यहीं स्कोर पर बैठकर बातें कर लेते हैं, और हैरत मुझे इस बात पर हुई कि दुआ फौरन मान गई। बातों बातों में मैंने उससे पूछा कि वह क्यों इतने ख़राब हालात में घर से बाहर निकल आई है, तो वह कहने लगी कि उसका बहुत ज़रूरी टेस्ट था, इसीलिए वह छुट्टी नहीं करना चाहती थी। दुआ ने मुझे बताया कि वह असल में हॉस्टल में रहती है और उसके घर वाले एक गांव में रहते हैं, और यहाँ वह पढ़ाई के लिए आई है, और वह इसीलिए चाहती है कि उसकी पढ़ाई का बिल्कुल भी हर्ज ना हो। यह जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि दुआ का ताल्लुक भी मेरी तरह एक गांव से था, क्योंकि हम गांव वाले रस्म रिवाज के बहुत पक्के होते हैं और सच्चे और साफ दिल के होते हैं। दुआ ने खुद से मेरे बारे में कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन मैंने उसे खुद ही अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। कुछ देर इंतजार के बाद दुआ तो वापस चली गई, लेकिन जैसे ही मुझे भी अपने साथ ले गई, मैं सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहा, और वह मेरे जहन में इस कदर छा गई कि जब भी मैं सोने के लिए अपनी आंख बंद करता तो उसका चेहरा मेरी आंखों में उतर आता और उसकी मीठी सी आवाज़ मेरे कानों में रस घोलने लगती। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि उस मासूम चेहरे के पीछे इतना भयानक सच छुपा हुआ है कि जिसे जानने के बाद वाकई मेरी नींद उड़ जाएगी। अगले कुछ दिनों तक मेरी और दुआ की मुलाकात इसी तरह बस स्टॉप पर होती रही। अब वह वक्त से पहले ही बस स्टॉप पर आ जाती और मैं भी कंपनी से निकलने के बाद अपनी बस पकड़ने के बजाय काफ़ी देर तक उससे बातें करते रहता। जैसे जैसे मैं दुआ को जान रहा था, मुझे खुशी हो रही थी कि मैं जिसे मोहब्बत करता हूँ वह एक बहुत अच्छी लड़की है। दुआ कुछ देर तक मुझसे बातें करती और फिर कॉलेज के लिए निकल जाती। दुआ के दिल में मेरे लिए भी जज्बात जन्म ले चुके थे और अब हमारी मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। अचानक से एक दिन दुआ मुझसे कहने लगी कि उसके घर वाले उसे गाँव वापस बुला रहे हैं और वह उसकी शादी करवाना चाहते हैं। यह सुनकर तो मेरे जैसे तन बदन में आग लग गई और मैंने कहा कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम किसी और की हो सकती हो। अचानक ही मेरा लहजा बदल गया था और दुआ मुझे देखकर हैरान रह गई थी। वो कहने लगी कि वह कुछ नहीं कर सकती, उसके खानदान में बिरादरी से बाहर शादी नहीं होती। मैंने दुआ से कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम और मैं अभी शादी कर लेता हूँ, बाद में तुम्हारे घर वालों को खबर देंगे। पहले तो दुआ ने इनकार किया और फिर अगले ही पल वह मान गई। फिर हम दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। अगले दिन जब दुआ के कॉलेज के लिए बस स्टॉप पर आई तो वहीं से हम दोनों कोर्ट चले गए और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी की। फिर मैं दुआ को उसी वक्त अपने घर ले आया जहाँ मैं अकेले रहता था। यह एक कमरे का छोटा सा घर था। कुछ वक्त मेरे साथ गुजारने के बाद उसने कहा कि मुझे हॉस्टल वापस जाना है। मैंने कहा कि अब हॉस्टल जाने की क्या ज़रूरत है, तुम अपना सामान लेकर यहीं आ जाओ, हम दोनों शादी कर चुके हैं और अब जाहिर रिश्ते में बनने के बाद तुम्हें भला एक ऐसी जगह रहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दुआ ने कहा कि फिलहाल वह हॉस्टल नहीं छोड़ सकती। अगर वह इस तरह से अचानक हॉस्टल छोड़ देगी तो वहाँ की मैडम उसके घर वालों को खबर कर देगी और फिर मजबूरन दुआ को हॉस्टल छोड़ आया। लेकिन अगले दिन जब वह दोबारा मुझे मिली तो मैंने उससे कहा कि अब मैं उससे दूर नहीं रह सकता और मैं खुद ही हॉस्टल की मैडम से बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर दुआ ने फ़ौरन मुझे मना कर दिया कि अगर आप हॉस्टल की मैडम से बात करेंगे तो वह सबसे पहले मेरे माँ बाप को खबर कर देंगे। मैंने दुआ को विश्वास दिलाया कि मुझे ऐसे लोगों से बात करनी आती है, कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं दुआ के साथ ही हॉस्टल पहुँच गया और मैंने उन्हें बताया कि हमने शादी कर ली है और मैं अब उसे यहाँ नहीं रख सकता। यह सुनकर मैडम शोर मचाने लगी। मैं जानता था कि ऐसे लोगों को किस तरह से खामोश कराया जा सकता है। मैंने उनसे एक कीमत तय की जिस पर वह खामोश हो गई। मैंने उनसे कहा कि जब दुआ के घर वाले यहाँ आए तो उन्हें मेरे पते पर भेज देना, लेकिन अभी उन्हें इस बारे में खबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं दुआ को अपने साथ ले आया। दुआ बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन मैंने उसे भरोसा दिलाया कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा और जब उनके घर वालों तक यह बात जाएगी तो हमारी शादी इतनी पुरानी हो चुकी होगी, क्यों उसे अपने साथ दोबारा ले जाना नहीं चाहेंगे। मेरी बात सुनकर दुआ कुछ मुतमईन हो गई और हम दोनों ने एक खुशहाल जिंदगी गुजारना शुरू किया। मैं खुद को एक बहुत खुशनसीब आदमी समझ रहा था जिसने मोहब्बत को पा लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैंने तो खुद अपने रास्ते में कांटे बिछा लिए थे। दुआ अकेले मेरे घर में रहती थी। मैं रोज रात को उसे अकेला छोड़कर नाइट ड्यूटी पर चला जाता था और जब सुबह को वापस आता तो वह सोती हुई, और जब मैं उसे नाश्ता बनाने के लिए कहता तो वह ऐसे उठती कि जैसे अभी सोई हो। पहले तो मुझे लगा कि शायद नई जगह है और उसे मेरी गैर मौजूदगी भी
रात को नींद नहीं आती होगी, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि हर सुबह यही मसला था कि मेरे सुबह उठाने पर वह आंखें मसलते हुए उठती और जैसे तैसे नाश्ता बनाकर मेरे सामने रख देती और मौका मिलते ही दोबारा बिस्तर पर ऐसे सोती कि मेरे उठने के बहुत देर बाद भी उसकी सुबह होती, जबकि मैं तो सारी रात का जगा हुआ घर आता था। उसके बावजूद भी मैं इतना सोता था जितना कि दुआ, लेकिन हमारी नई नई शादी हुई थी और मैं उसे बहुत मोहब्बत भी करता था, इसीलिए मैं उसके हर नाज नखरे को उठाने के लिए तैयार था। लेकिन एक रात ड्यूटी पर जाते हुए मैं अपना बटुआ भूल गया और बस में सवार होने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मुझे मजबूरन बस स्टॉप से वापस पलट कर घर आना पड़ा। लेकिन अपने मोहल्ले की गली में पहुंचकर मेरे हैरत की इंतहा न रही जब मैंने अपनी बीवी को घर से निकलते हुए देखा। वह बहुत ही जल्दी से इधर उधर देखते हुए गली की दूसरी ओर बढ़ गई थी और मैं इस बात से परेशान था कि वह आधी रात को किस जरूरी काम से बाहर निकली है, जबकि आजकल शहर के हालात भी बहुत ख़राब चल रहे थे। इससे पहले कि मैं आवाज़ देता वह बहुत आगे जा चुकी थी। मैंने सोचा कि दुआ के पीछे जाकर देखता हूँ कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है, लेकिन मेरे जेब में पैसे बिल्कुल नहीं थे, इसीलिए जेब में पड़ी घर की दूसरी चाबी से मैंने दरवाज़ा खोला और जल्दी से अपना बटुआ लेकर दुआ के पीछे निकला। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता रहा। जब मैं गली के दूसरी ओर पहुंचा, मैंने देखा कि दुआ एक टैक्सी में सवार होकर कहीं जा रही है। इस शहर में मेरे सिवा उसका तो कोई नहीं था, तो रात के अंधेरे में वो कहाँ जा रही थी, यह सोचकर मुझे बहुत परेशानी हो रही थी कि उसके साथ कहीं मसला हो गया है। शायद वह काफ़ी दिनों से थकी थकी भी महसूस हो रही थी, कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो गई हो। यह सोचकर मैंने फौरन दूसरा रिक्शा लिया और उसका पीछा करने लगा। मुझे यही उम्मीद थी कि उसका रिक्शा किसी हॉस्पिटल के आगे जाकर रुकेगा, लेकिन उसका रिक्शा एक ऐसे इलाके की तरफ निकला जो पूरे शहर में बदनाम था, जहाँ रात को महफिलें सजा करती थी। वह रिक्शे से उतरकर एक बड़ी सी कोठी के अंदर चली गई और यह देखकर मेरे हैरत की इंतहा न रही थी। लेकिन मैंने खामोशी से रिक्शे वाले का किराया अदा किया और खुद उसके पीछे चल पड़ा था, जहाँ तो वैसे भी इस वक्त रौनक लगी हुई थी और हर कोई अपने आप में मगन था। ऐसे में यहाँ कौन मुझे देखता। जिस कोठी में मैं दुआ के पीछे दाखिल हुआ था, वहाँ उस वक्त सवाब शराब की महफिल सजी हुई थी और हर कोई नशे में धुत गानों में मगन, हसीनाओं पर सब फिदा थे। यहाँ मेरे बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मैं दुआ के लिए फिर भी एक कोने में खड़ा था, जो कि अंदर आने के बाद कहीं गुम हो गई थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरी आंखों ने जो देखा, उसके बाद तो मैंने खुद को जमीन में धंसता हुआ महसूस किया। दुआ श्रृंगार किए हुए और बहुत सारे जेवरात पहने हुए एक तरफ बनी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। मैंने शादी से लेकर आज तक दुआ को कभी भी इतना तैयार नहीं देखा था जितना कि आज वह तैयार यहाँ दिखाई दे रही थी। और उसने नीचे आते ही ढोल की ताल पर नाचना शुरू कर दिया। वह किसी नाचने वाले की तरह ढोल की आवाज़ पर अपने पैरों को चला रही थी और जितने भी मर्द वहाँ मौजूद थे सब उस पर नोटों की बारिश कर रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। मेरी बीबी मेरी इज्जत पर सरेआम मेरा जनाजा निकाल रही थी और मैं अब तक इस बात से बेखबर था। दुआ डांस करने के साथ साथ लोगों से पैसे भी ले रही थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। अचानक ही दुआ की नज़र मुझ पर पड़ी थी और जैसे उसके पांव थम से गए थे। लेकिन इतने में एक औरत ने पीछे से उसे पुकार कर दोबारा से डांस करने को कहा और यह देखकर मेरे हैरत की इंतहा न रही कि वह औरत मेरी जानी पहचानी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने उस औरत को कहाँ देखा है और जैसे ही अचानक से मुझे याद आया तो मैं हैरत के समंदर में डूब गया, क्योंकि यह वही औरत थी जो हॉस्टल की मैडम थी। आज रात वह यहाँ एक नायिका बनी हुई थी। दुआ ने एक नज़र मुझ पर डालकर दोबारा डांस करना शुरू कर दिया था। उसके चेहरे का रंग जरूर बदला था, लेकिन फिर उसके पांव दोबारा नहीं रुके, क्योंकि पीछे से वह औरत मुसलसल उसे डांस करने को कह रही थी। मैं वहाँ से निकल कर चला आया था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दुआ के पास जाकर उससे कुछ भी सवाल करता। वह कई मर्दों के सामने मेरी इज्जत को बेचकर अपने आप को आबाद कर रही थी। मुझे कुछ भी होश नहीं था कि मैं घर तक किस तरह आया था। मैं रास्ते में कई दफ़ा गिरा था, लेकिन यह गिरना मुझे इतना तकलीफ दे रहा था जैसे कि दुआ को एक कोठे की जीनत बने हुए देखकर मुझे हुई थी। मैंने तो उससे शादी करके अपने घर की इज्जत बनाई थी, लेकिन वह मेरे ही पीठ पीछे मेरे पीठ में खंजर घोंप चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ किस तरह का धोखा हुआ है और मैंने मोहब्बत के नाम पर अपने ऊपर कैसा जुल्म कर लिया है। मैं वापस आकर अपने काम पर जाने के बजाय अपने रूम में बैठ गया। मैं आज मर्द होने के बावजूद भी रो रहा था। मैं आज तक कभी नहीं रोया था,
लेकिन दुआ की मोहब्बत ने तो मुझे खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया था। यह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रात थी। मैंने एक एक पल गिन के गुजारा था। सुबह के करीब मेरी बीवी दुआ वापस घर आई थी और वह आते ही मेरे कदमों में बैठ गई थी और रोने लगी थी, लेकिन उसके आंसू मुझ पर कुछ भी असर नहीं कर रहे थे। मैंने ना उसका रंग पूछा था और ना उसकी जात पूछी थी और ना ही मुझे उसके खानदान का पता था, लेकिन मैंने मोहब्बत की खातिर उससे शादी करके अपनी घर की इज्जत बना ली थी। और आज मुझे सबसे ज़्यादा इसी बात का पछतावा था। मेरी नाराज़गी को देखते हुए वह खुद मुझे बताने लगी कि जब वह गांव से हॉस्टल रहने के लिए आई थी तो उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि हॉस्टल का माहौल कैसा है, लेकिन कुछ ही दिनों में उस पर यह हकीकत खुली कि जो हॉस्टल की मैडम है दरअसल वह लड़कियों की कारोबार करती हैं और बहुत ज़्यादा पैसों के बदले वह अमीर अमीर लोगों को रात के लिए लड़कियां बेचा करती हैं। गांव से पढ़ने के लिए आने वाली ज़्यादातर लड़कियां गरीब होती हैं और इसीलिए जब वह पैसों की कमी या कोई मुश्किलों से गुजरती हैं तो यह मैडम उनकी उसी मजबूरी का पूरी तरह से फ़ायदा उठाते हुए उन्हें इस गंदे काम में डाल देती हैं। दुआ मुझे बताने लगी कि जब उसके दूसरी फीस भरने का वक्त आया तो गांव में मौजूद उसके पापा अचानक ही बीमार हो गए और वह पैसे नहीं भेज सकते थे। यहाँ तक कि हॉस्टल की फीस भी भरने का वक्त आ गया तो जब मैंने जाकर मैडम से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि वह मेरी परेशानी का हल निकाल सकती हैं। और जब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक जगह पर जाकर थोड़ा सा डांस करना होगा जिसकी वजह से मेरी तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी, पहले पहले तो मैंने उन्हें इनकार कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने मुझे हॉस्टल से निकालने की धमकी दी और कॉलेज की फीस भरने के लिए भी मुझ पर दबाव बनता जा रहा था। इसीलिए मैं उनकी बात मान गई। मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। दरअसल वह खोटे की मालकिन है और वह इसी तरह से लड़कियों को ब्लैकमेल करके और उनकी परेशानियों का फ़ायदा उठाकर वह उन्हें कोठे तक ले जाती हैं। जब पहली दफ़ा मैं उनके साथ कोठे में दाखिल हुई तो मुझे अच्छी तरह से पता चल गया था कि मुझे यहाँ किस मकसद के तहत लाया गया है। मैंने डांस करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वह मेरे घर वालों को बुलाकर मेरी एक एक गलत हरकत के बारे में बताएंगी। मैंने हैरत से पूछा कि मैंने कौन सी गलत हरकत की है, जिस पर उन्होंने ऐसी हरकतों का नाम लिया जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। और साथ साथ मुझे यह भी बताया कि हॉस्टल के हर वॉशरूम में उन्होंने एक खुफिया कैमरा लगा रखा है और हर लड़की की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज उनके पास मौजूद हैं, जिसके जरिए वह किसी भी लड़की की पूरी ज़िंदगी उजाड़ सकती हैं। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा ब्लैकमेल किया। उनकी बात सुनकर मैंने हामी भर ली और हर रात कोठे पर नाचने लगी। तो वह मुझे बताने लगी कि जिस दिन वह हालात ख़राब होने के बावजूद भी बस स्टैंड पर खड़ी थी, दरअसल वह जानती थी आज वह कॉलेज नहीं जा सकेगी और उसे हॉस्टल में रहने से खौफ आता था और वह खुद वहाँ से निकलना चाहती थी और इसी वजह से वह मुझसे शादी करने के लिए हामी भर ली थी। जब मैडम को यह बात पता चली तो पहले तो उन्होंने मुझे बहुत डराया धमकाया, लेकिन फिर इस बात पर इजाज़त दे दी और मैं उनकी कमाई नहीं बंद होने दूंगी। अगर मैं किसी रात ना आई तो वह आपको सारी हकीकत बता देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास जो वीडियो है वह उसे सारी दुनिया के सामने पेश कर देंगी। इसी डर की वजह से मैं हर रात को कोठे पर जाती और सारी रात डांस करके जो भी पैसे हासिल होते वह पैसे मैडम की हाथ में रखकर खुद खाली हाथ वापस चली आती। यह कहकर दुआ खामोश हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका पूरा बदन खौफ से कांप रहा था। मैंने उनकी आंखों में हमेशा एक डर महसूस किया था और आज मुझे उसकी वजह भी समझ आ गई थी कि गांव से ज़्यादातर लड़कियां शहर में आने वाली के साथ ऐसा ही हो रहा था। ऐसी बहुत सी खबरें अखबारों की ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई थी और मैं जान गया था कि दुआ की हर बात में सच्चाई है। मैंने दुआ को उठाकर अपने बराबर में बिठाया और उससे कहा कि अब उसे किसी भी कोठे पर जाने की ज़रूरत नहीं है। दुआ ने डरकर मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा कि अब तुम और तुम्हारी इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम पहले ही दिन मुझे सारी बात बता देती तो बात यहाँ तक ना आती, मैं सब कुछ ठीक कर चुका होता। मैंने उससे वादा कर लिया कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपने कंपनी के मालिक से बात की, जो एक नेक और ताकतवर इंसान थे। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वह ज़रूर ऐसी औरतों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे जो लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठा रही हैं। और अगले ही कुछ दिनों में पुलिस ने हॉस्टल में रेड मारकर न सिर्फ यहाँ की तमाम खुफिया कैमरे बरामद कर लिए, बल्कि हॉस्टल की मैडम को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। बहुत सारी लड़कियों ने घर से निकलकर मैडम के खिलाफ खुलकर गवाही दी थी। मैडम इस वक्त जेल में थी और उस पर मुकदमा चल रहा था। तमाम वीडियो को पुलिस ने डिलीट करवा दी थी और दुआ अब इस दर्द से बाहर आ चुकी थी।
और उसने मुझसे माफ़ी मांग ली थी और मैंने भी उसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि मैं जान गया था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। माँ बाप ज़्यादातर अपनी बेटियों को पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर भेजते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने मासूम बच्चियों का ख्याल रखें और उनकी हर हरकत पर नज़र रखें। और अगर पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेजा तो किसी भी हॉस्टल में उनका एडमिशन कराने से पहले पूरी जानकारी कर लें, ताकि कोई दूसरी लड़की दुआ की तरह किसी हादसे का शिकार न बने। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।